नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएनबी बैंक के मैनेजर की हुई हत्या में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना से मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे वाराणसी। विगत दिनों खनाव में हुई हत्या में लिप्त मृतक की पत्नी सहित 2 अभियुक्तों को रोहनिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मंत्री अनिल राजभर द्वारा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला आया सामने। पार्टी कार्यकर्ताओं ने माफी मांगे जाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। पीएनबी बैंक मैनेजर की हुई हत्या में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत दिनों पीएनबी के बैंक मैनेजर की हत्या और लूट के संबंध में एडीजी बृजभूषण ने खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल के अवलोकन, बैंक कर्मचारियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त की तलाश पुलिस कर रही है। घटना पूर्व नियोजित थी। घटना में पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि आलोक राय इस पूरे गिरोह का सरगना व मास्टरमाइंड है, जिसकी साजिश से अतुल सिंह, मुकेश पाल, शिवांश, संजय कुमार पटेल, अर्जुन विश्वकर्मा, सुनील पटेल तथा 4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आलोक राय के द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक 4 अज्ञात अभियुक्तों ने लूट करने के साथ मैनेजर की हत्या कर दी। आप जितना पैसा लाओगे उतना डबल आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली जितना आप लगाएंगे उतना आपको बच जाएगा। सीएसआर के नाम बताया गया कि प्राइवेट कंपनी का सीएसआर होता है। हम सीएसआर आपके लोगों को ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट में, और आप हमें जैसे 20 लाख दोगे तो हम 40 ट्रांसफर करेंगे, तो 20 लाख आपको पूरा बच जाएगा। इनको इस लालच में फंसाएगा। ये लालच में आएगा। पैसा मैनेजर का अपना नहीं, उसने बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया। बैंक से पैसा दूसरी बैंक से पैसा लाया गया, अपनी ब्रांच में ऑन पेपर दिखा दिया पैसा आया है, लेकिन पैसा कैसे को दिया नहीं गया। तो सरकारी पैसे यानी बैंक के पैसे का दुरुपयोग भी हुआ। उनका एम ये था पैसे मिल जाएंगे, ला के पैसे बैंक में जमा कर दूंगा उतने ही पैसे अनऑफिशियली। ये इस तरह से पूरा फेल हुआ। सर, बात की जाए इसमें सीएसआर फंड को डबल करने की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर इनके जो ये गैंग था, जैसा आप बता रहे हैं कि गैंग काफ़ी सक्रिय है, इस गैंग के सदस्य दूसरे प्रदेशों में भी हो सकते हैं या फिर अपने प्रदेश में दूसरे शहरों में भी हो सकते हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, मैंने कहा ना, अभी तक हमने 6 गिरफ्तार किए हैं और 5-6 कम से कम और हैं जो अरेस्ट करना है। ये इस प्रकार का फ्रॉड करने में कहीं सफल हुए या नहीं हुए पहले जी, ये भी जांच का विषय है, विवेचना का विषय है। पूछताछ की जा रही है कि क्या ऐसा फ्रॉड इन्होंने कहीं और कहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, यदि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो तो उन्होंने शिकायत कंप्लेन ना करी हो तो कृपया हमारे सामने आए, तो हमें भी उसको हेल्प मिलेगी और बाकी हम लोग भी साथ करें। सर, जो ये पूरा मसला हुआ है, इसमें क्या आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी कर रहे हैं कि बैंक मैनेजर के अलावा भी बैंक के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तो देखिए, डायरेक्टली शामिल तो खाली बैंक मैनेजर निकल के आई, कैशियर की लापरवाही निकल के आई कि कैशियर ने लापरवाही आई या लालच है, ये भी जाँच का विषय है। कैशियर को पैसा नहीं देना चाहिए था। जब रिकॉर्ड में पैसा जमा किया गया तो कैशियर का दायित्व था उसे पूरा पैसा मांगते, उनसे कोर्ट करते, मुझे पैसा दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? उनका तो कहना यह है कि भाई मुझे उन्होंने डांट दिया था, अभी तो मिला, मैं पैसा ला के दे रहा हूँ। बाकी क्या है वो सर, सीएसआर फंड को किस तरीके से डबल कर रहे थे लोग? किस तरीके से? लालच था, बेसिकली लालच था। डबल कहाँ से कर पाते? बेवकूफ बनाने की पूरी तरीका था। डबल करना होता तो हत्या क्यों होती? पैसा लेके क्यों भागते? उन्होंने लालच ये दिया कि हम किसी कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफर कराएंगे, आधा आपका हो जाएगा, आधा हमारा हो जाएगा। ये लालच था। तो कुल कितनी गिरफ्तारियां इसमें हुई? 6 गिरफ्तारी हुई। 27 लाख रुपए जो गाड़ी में छूट गए थे वो उसी दिन रिकवर हो गया था। अभी 20 लाख की रिकवरी बताया। काम कर रहा था और मुझे सब बारे कुछ पता नहीं चला। मुझसे 6 लाख मांगे तो मैं रोज की तरह एटीएम में डालने के लिए, या कोई कस्टमर बड़ा आता था उनका पर्ची तो कहते थे कि पैसा दे दो, मैंने दे दिया। तो मुझे लगा वाउचर देंगे
और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा करेंगे, और मुझे उनकी बातों का मानना और मेरे लिए ये बहुत गलत हुआ। और मैंने कई बार इसके पहले जो भी छोटी मोटी बातें होती थी मैं सबको बता देता था, यूनियन में ऊपर के ऑफिसर के, तो लोग कहते थे कि तुम मैनेजर की बातों को इग्नोर कैसे कर सकते हो, और उनकी बातों को मानते मानते ही मैं इग्नोर करने का नतीजा मेरे पास आया। अगर इग्नोर कर दिया होता तो लड़ाई जो भी होती मैं वहीं पे रुक जाता, मुझे तो कम परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन आज उनकी बातों को मानना, सीनियर की बातों को मानना मेरे लिए ऐसा इतना घातक हो गया कि मुझे अपनी रोजी रोटी सब्जी तक के लिए तरसना पड़ जा रहा है। कितने सालों से बैंक में काम कर रहे हैं? क्या हुआ? कितने सालों से बैंक में कर रहे थे? बैंक में मैं 5 सालों से, लेकिन 4 महीने से मैं कैशियर की सीट संभाल रहा था। मैं बोला भी मैं परमानेंट कैशियर नहीं हूँ, मैं ही क्यों बैठूँ? कैशियर नहीं थे, पियोन से कैशियर बना था। तो मैं वहाँ जब ब्रांच में आया तो मैं बोला कि परमानेंट मैं ही क्यों बैठूँ, मैं नया हूँ, मुझे को अमित सर भी बैठ सकते हैं। बोले नहीं, मैं मैनेजर हूँ, तुम्हें चाहो तो 7 बजे तक रोक सकता हूँ, 7 बजे तक काम ले सकता हूँ, और तुम्हें दोबारा मैं कैश बुक कटवा करके तुमसे क्या बोलते कि पेमेंट करवा सकता हूँ, भरवा सकता हूँ। मैंने कई बार उस दिन मैं सर 7 बजे तक इंतजार करता रह गया था कि सर आएंगे तो इसको टैली करवाएंगे, यहीं करके गए थे। और इंतजार करते करते जब घटना घटी तब फिर मैंने बताया ऊपर के कर्मचारी अधिकारी को। कोरोना से मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर में दिवंगत हुए भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता व उनके परिजनों की इस कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर अब बीजेपी की ओर से लगातार उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसी कड़ी में खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। इस मौके पर दिवंगत पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया, साथ ही साथ उनके परिवार के प्रति हर संभव मदद करने की बात कही गई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार न होती तो प्रदेश की स्थिति आज बद से बदतर हो सकती थी। इसके साथ ही अगर गैर बीजेपी सरकार होती तो प्रदेश की हालत क्या होती, ये किसी से छुपी नहीं है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के जन सामान्य लोग, जिन लोगों का देहांत हुआ है, ऐसे सभी परिवारों में जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना है। जहां तक मैं पहुंच पाता हूं, बाकी विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सभी किसी न किसी परिवार में जाना ही बहुत दुखद हुआ है। मोर्चा के समय से हमारे साथी आदरणीय मार्केंड वर्मा जी इस कोरोना महामारी में हमारे बीच में नहीं रहे। वो उसी दुख के घड़ी में आज मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आया था और ईश्वर से प्रार्थना करने आया था कि जो लोगों राज्य के अंदर ऐसे जिनका देहांत हुआ है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए परिवार को शक्ति प्रदान करे। इसीलिए इस परिवार में मैं आया था आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान लगातार देखा जाता है। तभी आज हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे बीच नहीं है, जिनके संबंध भारतीय जनता पार्टी में सभी से रहे, क्योंकि वो 35 साल पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी उसी निमित्त हमारे आवास पे आए हैं और एक चाय वाले तक प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, न पूंजीवाद है, न जातिवाद है। ऐसे पार्टी को मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। ये एकमात्र संस्था है जो सबको साथ लेकर चलती है। सबका विकास सबका साथ का जो नारा है वो प्रत्यक्ष होता है। विगत दिनों खनाव में हुई हत्या में लिप्त मृतक की पत्नी सहित 2 अभियुक्तों को रोहनिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
रोहनिया पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विगत 21 मई 2021 को अज्ञात का शव ग्राम खनाव में मिला था। घटना विभत्स एवं सनसनीखेज होने के कारण पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा घटना के त्वरित अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना रोहनिया पर 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, जिसके तहत मृतक की शिनाख्त उसके भाई सुनील कुमार द्वारा ताराशंकर बिंद पुत्र लालजी बिंद निवासी छतेरी मानापुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के रूप में हुई। जांच, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं मुखबिर से पता चला कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध उसी के गांव के अजय यादव के साथ था। मृतक शराब पीने का आदी था, जो अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था। इसी बात से तंग आकर मृतक की पत्नी ने अपने पति को मारने की योजना बनाई एवं प्रेमी अजय कुमार से अपने पति को मारने के लिए कहा, जिस पर अजय तैयार हो गया। अजय ने अपने एक दोस्त दीपक को भी ताराचंद की हत्या में शामिल किया और शीतला धाम मंदिर पर गंगा किनारे ताराचंद की हत्या कर गंगा में शव डालने की योजना बनाई गई, जिससे लोगों को ये लगे कि ताराचंद की कोरोना से मृत्यु हो गई है और शव को गंगा में बहा दिया गया है। वहीं अजय एवं दीपू ने ताराचंद को शराब पिलाई तथा मौका पाकर अजय ने ताराचंद की चाकू से गर्दन काट दी, जिससे ताराचंद मौके पर ही तड़पने लगा। वहीं दीपू ने ताराचंद के सर पर ईंट से 3 बार वार कर दिया, जिससे ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। अजय ने चाकू को घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपा दिया और दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर भाग गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्तगण अजय, दीपू एवं मृतक की पत्नी कविता को अखरी चौराहे के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अजय की निशानदेही पर चाकू भी बरामद की गई है। दिनांक 21/5/2021 को एक अज्ञात शव ग्राम खनाव थाना रोहनिया की रेड क्रॉस सोसाइटी की बिल्डिंग के पास से बरामद हुआ था। बाद में मृतक की पहचान ताराशंकर बिंद पुत्र लालजी बिंद ग्राम छतेरी मानापुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के रूप में हुई थी। जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से ये पता चला था कि मृतक की पत्नी कविता का संबंध उसी के गांव के अजय यादव उर्फ पप्पू के साथ था और मृतक शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता पीटता था, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करने की योजना बना ली। इन लोगों की योजना के अनुसार मृतका की पत्नी की बेटी का मुंडन शीतला माता मंदिर अदलपुरा थाना चुनार में कराए जाने की योजना बनाई और इस योजना में ये बनाया गया कि इनको मंदिर पे ले जाकर मारकर लाश को गंगा में बहा दिया जाएगा, जिससे लोगों को ये लगे कि ये लाश कोरोना से मृत्यु हुई और गंगा में बहकर आई है। लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये लोग घटना को अंजाम नहीं दे पाए और वहाँ से चल दिए। वहाँ से आने के बाद ग्राम खनाव के पास एक रेड क्रॉस सोसाइटी का खंडहर नुमा अस्पताल की बिल्डिंग थी, वहाँ पर ये लोग मृतक को ले गए और उसके बाद अजय यादव और पप्पू ने उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और इसका मित्र दीपक बिंद और दीपू जो था, इसने ईंटों से 3 वार करके उसका सर पूछ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और दिनांक 12/6/2021 को मुखबिर की सूचना पर इन तीनों अभियुक्तों को अखरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया और कब्जे से घटना में प्रयोग मोटरसाइकिल और आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। मैम, कैसे पता चला कि यही लोग इस कांड में शामिल हैं? ये मुखबिर की सूचना से पता चला था और इसकी पत्नी का संबंध अजय यादव और पप्पू से था, शादी से पहले से ही। सीसी फुटेज में लोग देखे गए? हाँ, देखे गए थे। मंत्री अनिल राजभर द्वारा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने माफी मांगने की मांग की। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह व महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने संयुक्त बयान जारी कर मंत्री अनिल राजभर से माफी मांगने की मांग की। जागेश्वर राजभर ने बताया कि मंत्री अनिल राजभर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तुलना वैश्या से की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बहुत ही अशोभनीय और तुच्छ वक्तव्य है। वहीं शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को हिस्सा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। बेबाक नेता की लोकप्रियता से मंत्री जी मानसिक अस्वस्थ हो गए हैं और अब ऐसे मंत्री को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अनिल राजभर जी राजभर समाज से आते हैं
और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग कई बार किया है। मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में विवादित और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना मतलब राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव राजभर जी का अपमान करना होगा। और ओम प्रकाश राजभर जी की छवि वंचित समाज को जगाने, राजभर समाज को शिक्षित बनाने, राजभर समाज को आगे बढ़ाने, समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। ऐसे बेबाक नेता उत्तर प्रदेश में खोजने से नहीं मिलेंगे। ईमानदारी की पराकाष्ठा उनके साथ है। उन्होंने अपनी ईमानदारी को लेकर कैबिनेट मंत्री जैसे पद को ठुकराया और समाज की सेवा करने की पहल की। ऐसे मंत्री, ऐसे नेता, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर कोई सूबे का मंत्री जिसको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया हो, अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो इससे ओम प्रकाश राजभर की छवि पर कोई आंच आने वाला नहीं है। इससे उनकी छवि पर आंच जरूर आएगा, उनका समाज उनको जरूर धिक्कारेगा। कल शिवपुर के विधायक मंत्री माननीय अनिल राजभर जी ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तुलना वैश्या से करना ये अशोभनीय है। बार बार इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कुछ और ही साबित करता है। राजभर समाज को समाज में स्थान दिलाने वाले माननीय नेताजी महाराजा सुहलदेव राजभर जी के असली वंशज हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपशब्द कहना सीधे सीधे राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव राजभर जी का अपमान करने के बराबर है। राजभर समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। अगर माफी भी मांगते हैं आप, तब भी समाज आपको माफ नहीं करेगा। आपको राजभर बिरादरी में स्थान नहीं मिलेगा, समाज से बाहर किया जाएगा। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके इस अपराध की सजा जल्द से जल्द देगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया विवादित बयान अब तूल पकड़ने लगा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के सभासद संतोष शर्मा के नेतृत्व में किला रोड पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह की बुद्धि शुद्धि हेतु यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के को लेकर आज जो कार्यक्रम किया गया, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था जम्मू कश्मीर पर धारा 370 के खिलाफ बयान दिया गया और 370 हटाने की मांग की। ऐसे दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो जो है कि इस तरह का बयान दे, देश विरोधी बयान देकर ये कांग्रेस पार्टी के लोग दर्शाना क्या चाहते हैं। यह लोग अपने पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर ऐसा जो बयानबाजी कर रहे हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को, दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए ऐसे बयान के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र से मुलाकात की। छन्नूलाल मिश्र की पत्नी एवं बड़ी बेटी का देहांत एक हफ्ते के अंदर हुआ था, जिसे लेकर उनका हालचाल जानने एवं उनकी बेटी की मौत के विषय में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी ली। पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने छन्नूलाल मिश्र से वार्ता कर कुशलक्षेम जाना, वहीं जांच के विषय में वार्ता की। उन्होंने पंडित छन्नूलाल मिश्र को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जी वो प्रदेश अध्यक्ष जी जो आए थे सिंह साहब, उन्होंने वो पिताजी से केवल मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उनका हाल चाल पूछा, उनकी तबीयत के बारे में चिंता कर रहे थे कि गुरुजी आप स्वस्थ हैं ना, आप अपना ध्यान रखिएगा। और उनसे बस यही जांच के बारे में पूछा कि दोबारा गठित हो गई है। तो पिताजी ने कहा कि जी हमें पूरा भरोसा है, दोबारा जो टीम आई थी उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों से भी बात की है और मीडिया से हमें पता चला कि वो बहुत ही अच्छा और निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं। और पिताजी को और हम पूरे परिवार को भरोसा है योगी जी पर, मोदी जी पर, हमारे शासन पर कि इस बार जो जांच हो रही है वो निश्चित रूप से निष्पक्ष होगी और सही रिपोर्ट ही सामने निकल के आएगा। लखनऊ की जांच टीमें आई हैं, उनसे क्या बातें हुई अभी तक आपकी? उन्होंने उन लोगों से 1 घंटे 1.5 घंटे तक बातचीत की थी और मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उन्होंने लिए, जो शुरू से दीदी के एडमिट होने से लेके मेरा जो बयान था जो हमने सीएमओ ऑफिस में जाके दिया था और उसके पहले जो वहाँ से जो रिपोर्ट आई थी पहली रिपोर्ट उसकी कॉपी, वो सारी चीज़ें, दीदी के फोटोग्राफ्स वगैरह सीसीटीवी में उनको देखा था जो टीवी पर, उसकी फ़ोटो ली उन्होंने, दीदी की डेड बॉडी की फ़ोटो ली। मैंने जो 25,000 रुपये विड्रॉ किए थे सुबह 5 बजे उनको देने के लिए, उसका भी मैंने प्रूफ दे दिया बैंक का। तो बस ये सब प्रूफ लेके गए वो और हम लोगों से बात की पूरे केस के बारे में, फिर आश्वासन दिलाया कि जो भी जैसा भी होगा जांच का रिपोर्ट वो जल्दी से जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे। क्या लग रहा है कि पिछली बार जो रिपोर्ट आई इस बार रिपोर्ट कुछ अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। देखिए हम पहले भी कह रहे थे कि पिछली बार भी हमने एक एक बात तो अपने बयान में लिख के दिया था और उस पर कोई बात हुई ही नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उस पूरी जो रिपोर्ट वहाँ से आई है 22 दिन बाद, तो उसमें भी हमारी बातों का कहीं जिक्र है ही नहीं। सब में बस ये कह दिया गया कि नहीं उनकी कोई लापरवाही नहीं है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। हम मानते हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कई लोगों की जान बचाई होगी उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दीदी की जांच में, इलाज में जो भी उन्होंने किया है उसका हमें ब्यौरा दे दें, सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। हमें इतना जो समय लगाया उन्होंने ये बताने में कि कौन कौन सी दवाइयाँ सुइयाँ दी हैं, वो पहले ही क्यों नहीं दिया उन्होंने। बस हमारी उसी की मांग थी, आज भी वही मांग रहे हैं हम। स्वर्गीय शीलवंती देवी चैंपियनशिप महिला क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता में ब्लू व रेड वाराणसी टीम के बीच मैच खेला गया। स्वर्गीय शीलवंती देवी चैंपियनशिप महिला क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन डीएवी पीजी कॉलेज के ग्राउंड में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ऋतु गर्ग व समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल की शुरुआत की। बरसात के कारण 10 ओवर का मैच हुआ जिसमें वाराणसी ब्लू व वाराणसी रेड के बीच मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर ब्लू क्लब की खिलाड़ियों ने 98 रन बनाए। इसके बाद वाराणसी रेड की टीम 91 रन बनाकर सिमट गई। 27 जून तक चलने वाले खेल का समापन पुरस्कार वितरण से होगा। अजय जी, किस तरह का ये मैच करा रहे हैं, आगे कहाँ तक की लड़कियां जाएंगी, क्या उद्देश्य है इस मैच का? प्रथम शीलवंती देवी स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। क्योंकि बरसात के कारण ओवरों को सीमित कर दिया गया, 10 ओवर का मैच कराया गया जिसमें वाराणसी ब्लू विजयी हुई 7 रन से, जिसकी कप्तान नीतू पटेल है। वाराणसी रेड की हारी हुई टीम की कप्तान नीतू पटेल, हारी हुई पटेल थी। आगे दूसरा और तीसरा मैच जो जीतेगा उसी के हाथ सीरीज जाएगा। उसके तत्काल बाद राजस्थान 8 जुलाई को जाना है। अगर बरसात नहीं होती है तो वहाँ का एंट्री आ चुका है। उसके बीच में बच्चों का कैंप लगाया जाएगा। उस कैंप में जो बेस्ट होगा टीम बनाकर उत्तर प्रदेश की टीम जाएगी वहाँ भाग लेने। तो आज मैच में क्या हुआ? आज मैच में 10 ओवर का मैच था जिनमें टॉस जीतकर हम लोग ने बैटिंग लेने का फैसला किया। उसमें हम लोग 98 रन का टारगेट दिया था रेड वाराणसी रेड टीम को। तो क्या हुआ? उसमें हम लोग 7 रन से विजयी हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा नाविकों में राशन वितरित किया गया।
रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा नाविकों एवं मल्लाहों में भैंसासुर घाट रविदास मंदिर के समक्ष अन्न वितरित किया गया। इस दौरान लगभग 50 पैकेट अन्न जिसमें चावल, दाल, आटा सहित अन्य राशन के सामान वितरित किए गए। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी में नाविक एवं मल्लाहों के घरों में रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा सहयोग अभियान काशी के आह्वान पर 50 पैकेट राशन के वितरित किए गए। कार्यक्रम में अरविंद जैन, डॉक्टर शोभनाथ सिंह, संजय जायसवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। अनिल जी, क्या है, किस तरह का सामग्री वितरण करें, क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश ये है कि जो मल्लाह लोगों, नाविक लोग हैं, अभी जो कोविड की वजह से उन लोगों का व्यापार नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से हम लोगों ने उनको राशन सामग्री कुछ दिन तक उनका भरण पोषण होता रहे, उसके हिसाब से हम लोगों ने सामग्री उनको दिया है। आगे क्या योजना है? आगे हम लोगों ने 88 घाट का रहा, करीब 80 घाट के ऊपर हो चुका है। सब संस्थाओं से मिला के अभी कुछ घाटों का बाकी है, वो भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर में उसको भी संपूर्ण कर लेंगे। और अभी गवर्नमेंट की भी आ रही है दिशा निर्देश कि भाई इनको नाव चलाना का होगा, मगर अभी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। उसको दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने ये अभियान चालू किया है। ऐसे हम लोग का निरंतर चलता रहेगा। किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम का उद्घाटन हम लोगों ने 15 दिन पहले शीतला माता मंदिर से किया और उसके बाद इस कार्यक्रम को माँ गंगा मंदिर में किया, उसके बाद आज कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 88 घाट को गोद लेने का संकल्प लिया था, उसमें 70 से 72 घाट हो गए हैं और अन्य दिन भी अन्य संस्थाओं को इन्वॉल्व करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। हम लोगों को बहुत ही खुशी इस बात की है कि ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। नाविक और मल्लाह जो बहुत परेशानी से जूझ रहे थे, बार बार आपके ग्रुप में भी आया है कि मल्लाहों की स्थिति और नाविक की क्या स्थिति थी, आज उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। बहुत खुशी है कि हम लोग उनको लगभग 1000 पैकेट वितरित कर चुके हैं राशन के, जिसमें 10 किलो है कुल टोटल सामग्री। उसमें आलू, प्याज, हल्दी, मसाला, आटा, चावल, दाल सब है, तेल, मसाला, घी सब है। तो इतनी चीज़ें दे रहे हैं और उसको बड़ा हम लोग देख के आधार वगैरह सब दे रहे हैं और पहले से स्कूटनी करते हैं, यहाँ आके मेहनत करते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाते हैं, उन्हीं आदमी को दिया जाता है। आज 50 पैकेट हम लोग वितरित कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है आज के दिन। पंकज जी, आज किस तरह का यहाँ राशन वितरण चल रहा है? जैसा कि संकल्प हुआ है सहयोग अभियान काशी से 88 घाटों पे अनवरत सेवा कार्य करने का, आज हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आज रोटरी क्लब गंगा के द्वारा आज इस घाट भैंसासुर घाट रविदास मंदिर के समक्ष आज 50 जरूरतमंद को राहत किट बांटी गई है। क्या उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? उद्देश्य ये है जो 3 महीना मई, जून, जुलाई, ये जो 3-4 महीने का जो संकट काल है, अभी बरसात आएगा, नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी सबब परेशानी का बनेगा कि उनको निश्चित रोजी रोटी के लिए प्रभावित होना पड़ेगा। जबकि अभी कोरोना के चोट वो खाए हुए हैं। ऐसी चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए हम लोगों ने काशी की स्वयंसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सेवा का काम करने का अभियान लिया हुआ है, जो अनवरत जारी रहेगा। आगे भी और सामाजिक संस्थाएं बिल्कुल, कल हम लोग सिंधिया घाट पे करेंगे, इसी प्रकार से मणिकर्णिका घाट करेंगे। वो लिस्ट पूरी बनी हुई है और निरंतर हम इस सेवा कार्य को करते चलेंगे। चौकाघाट नखीघाट क्षेत्र में सुबह 6 बजे से ही अवैध रूप से गांजे की बिक्री हो रही है। जयपुरा थाना अंतर्गत नखीघाट तिराहे पर भांग की दुकान सुबह 6 बजे ही खुल जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह रोजाना भांग की गुमटी व ट्रक के बगल में खड़े चुन्नू व मुन्नू के आदमी झोले में रखकर गांजा बेचते हैं। वहीं ठेले पर बाटी चोखे की दुकान भी है, यहाँ पर भी गांजा बेचा जाता है। पुलिस वहीं बगल में ड्यूटी करती है, लेकिन इसे देखकर भी मूक दर्शक बनी रहती है। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल एवं वानप्रस्थ सामाजिक संस्था द्वारा लोगों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया गया। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल एवं वानप्रस्थ सामाजिक संस्था ने कोरोना आपदा में नगर के मध्यम वर्गीय परिवारों का पंजीकरण कराकर रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसके तहत रविवार को महमूदगंज स्थित एक लॉन में 400 मध्यम वर्गीय परिवारों को राशन बांटने का काम किया गया। संस्था ने अब तक लगभग 2800 परिवारों को राशन वितरित किया है। आज हम लोग समापन कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी में ये लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती और आज का रजिस्ट्रेशन जोड़कर हम लोग लगभग 3325 लोगों को दे सकेंगे। कितने लोगों को आप लोगों ने बांटा है? आज के पहले हम लोगों ने 2925 लोगों को दिया है, आज 400 लगभग लोगों को देना है हमको
कुल 3325 लोगों को हम लोग ये सेवा देंगे, 3325 परिवारों। देखिए हम लोग के पास एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक डेटाबेस आ गया है, जो शहर में वो परिवार जो किसी प्रकार की सरकारी सुविधा उसको नहीं मिलती, उसके पास राशन कार्ड नहीं है और वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, ऐसे लोगों का डेटाबेस है। जिन लोगों को अब आगे कोई ऐसी दिक्कत आई तो हम उनको फिर आगे की सेवाओं में प्राथमिकता देंगे और उनको जल्दी से जल्दी बुला लेंगे। इस माध्यम से हम लोग के पास एक डेटा आ गया है। गंगा में आए शैवाल की जांच नमामि गंगे के रिसर्च ऑफिसर के नेतृत्व में की जा रही है। गंगा में आए शैवाल की जांच के लिए नमामि गंगे के रिसर्च ऑफिसर नीरज गहलावत के नेतृत्व में रविवार को गंगा से पानी का सैंपल लेकर जांच की जा रही है। 80 और दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल का सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कालिका सिंह, एसके बर्मन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी MP सिंह, काशी प्रांत के सह संयोजक राजेश शुक्ल और नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के अधिकारी एवं कर्मचारीगण कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, मैं अगर शुरू से बताता हूँ, जो पहली बार से इंसिडेंट रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं तभी से नमामि गंगे ने इसका संज्ञान लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर लगातार मीटिंगें की हैं। निर्देशित किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, DM सर के थ्रू भी और नमामि गंगे में DG सर के थ्रू भी। तो वो चीज़ों पर लगातार NMCG की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय बना हुआ है, लगातार कोऑर्डिनेशन में इसमें काम हो रहा है। एक्टिविटीज़ क्या क्या की गई हैं इसमें, तो जितने STP हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी पे पहले भी मॉनिटरिंग हो रही थी, उसको इंश्योर किया गया कि जितने भी STP हैं वो सारे STP अच्छे से काम करें, कोई अनट्रीटेड सीवेज नदी में STP के थ्रू ना आए। वाराणसी में भी स्पेसिफिकली रमन्ना का जो STP है वो ट्रायल फेज में अभी चल रहा है। 80 से डाइवर्ट होके 70 मिलियन लीटर पर डे पानी अभी उस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचने लगा है और इस मंथ के एंड तक जो थोड़ा बहुत ओवरफ्लो अभी बचा है 80 का, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में जो घाट हैं उनकी क्लीनलीनेस के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो डेली बेसिस पे आप लोग लोकल्स हैं अगर देखते होंगे कि डेली बेसिस पे घाटों की क्लीनिंग होती है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है। तीसरा जो अभी इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद से वेरियस जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वी आर ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग दोज, वी आर ट्राइंग एंड अप्लाइंग दोज कि वो कितना कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो उसी चरण में एक जो आज कुछ सोल्यूशन लेके आए थे जो एल्गी को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो हमने कुछ इसी का नदी का पानी लेके ही और उसमें वो सैंपल डाल कर देखे, जो फोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो उसमें विजिबल डिफरेंस है। तो वी आर होपफुल कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द आएंगे और अच्छे आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कब तक गंगा का पानी फिर से अपने रंग में आ जाएगा और ये छिड़काव कब तक चलेगा? मैडम, छिड़काव अभी जो हम सैंपल लेके आए हैं उससे हम कर रहे हैं, वो 1000 लीटर में 2.5 किलो जो है सोल्यूशन ऐड करके उससे छिड़काव आप देखेंगे टीम जितनी लगी हुई है वो कर रही है। जितना वो हो जाएगा उससे पहले आज सुबह DO के सैंपल्स लेके गई है टीम, उसके बाद भी सैंपल्स लिए जाएंगे, तो उसमें डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस एक्चुअली आता है, उसके बाद फिर आगे की। सर, अनलॉक हो गया है शहर में और अब श्रद्धालु भी आना शुरू कर दिए हैं, और तो इस ऐसे में ये पानी जनमानस के लिए कितना खतरनाक है? मैडम, इसकी रेगुलर टेस्टिंग यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की जा रही है लगातार। तो इसमें ये पाया गया है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। जो हेल्थी एक वाटर में होनी चाहिए वो है। आज pH हम नॉर्मली ऑन साइट भी कर सकते हैं, pH वैल्यूज़ हमने चेक की हैं, तो pH में भी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आया हुआ हो। वो सब प्रॉपरली वी आर मॉनिटरिंग इट कि उस तरीके का कुछ शरीर पे हेल्थ वाइज कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर, ये गंगा में किस तरह का केमिकल छिड़काव हो रहा है और ये कहाँ से आया? मैडम, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उनके ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जो चीज़ हम इंश्योर कर रहे हैं वो ये कि वो क्लेम करते हैं कि एल्गल बूम के केस में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उनका। ये पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि इसके छिड़काव से कोई इकोसिस्टम पर, नदी के इकोसिस्टम पर या जो श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो दैट वी आर इंश्योरिंग, और ये उनका पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी का पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी का पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यातायात पुलिस शहर के विभिन्न स्थानों पर मौजूद रही, साथ ही सड़क पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें अनावश्यक घर से न निकलने को कहा गया।
साथ ही बिना हेलमेट व बिना मास्क लगाए लोगों को सख्त हिदायत दी गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएनबी बैंक के मैनेजर की हुई हत्या में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना से मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे वाराणसी। विगत दिनों खनाव में हुई हत्या में लिप्त मृतक की पत्नी सहित 2 अभियुक्तों को रोहनिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मंत्री अनिल राजभर द्वारा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला आया सामने। पार्टी कार्यकर्ताओं ने माफी मांगे जाने की मांग। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।